गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यास्थता का अध्ययन हम लोग करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इस चैप्टर को कई खंडों में बांट कर पढ़ाएंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और हम आपको सारी बातें बता भी पाएँ और आपका पूरा चैप्टर आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये पूरा कवर हो और कोई भी बात छूटे ना, आपको सारी बातें समझ में आए। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता के बारे में समझेंगे कि प्रत्यास्थता क्या चीज़ है और किस प्रकार से हम इस चैप्टर को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। आप लोग हमारे साथ चलते रहिए, सारी बातों को अच्छे ढंग से आप सुनते रहिए, समझते रहिए। कापी और पेंसिल लेके बैठिए, कलम लेके बैठिए। जो बातें आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण है उसको आप नोट भी करते चलें, साथ साथ एक नोट्स भी बनाते चलें ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आने पाए। और पूरा वीडियो देखें बच्चों, क्योंकि सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आपका कोई भी यहाँ पर प्रश्न पढ़ाने के बाद छूटता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। वैसे कोशिश मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपका पूरा सिलेबस, चाहे वो कंपटीशन का कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके एकेडमिक का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग इस टॉपिक को अध्ययन करेंगे, प्रत्यास्थता। इसमें आज के जो वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक निर्धारित कर लिए हैं कि आज हम लोग इस खंड में, इसका पार्ट 1 है, आप पार्ट 1 डाल सकते हैं यहाँ पर कि पार्ट 1 है ये। और इस पार्ट 1 में हम लोग कुछ बातों का अध्ययन करेंगे, जैसे हम जानेंगे प्रत्यास्थता क्या है, उसके बाद प्रत्यास्थता की सीमा क्या है, फिर प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं का विभाजन, किस प्रकार से प्रत्यास्थता के आधार पर अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का विभाजन किया गया, वर्गीकरण किया गया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद विरूपक बल के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रत्यानयन बल के बारे में पढ़ेंगे और सुघट्यता के बारे में पढ़ेंगे। 5 टॉपिक 6 टॉपिक आपका है जो आज के इस खंड में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रत्यास्थता। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रत्यास्थता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलास्टिसिटी। तो आप लोग जाने कि प्रत्यास्थता क्या होता है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे। तो बच्चों, इसको समझने के लिए आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने कि प्रत्यास्थता है क्या। देखिए, प्रत्यास्थता क्या होता है। प्रत्यास्थता एक गुण है, एक गुण कह सकते हैं कि जो कुछ वस्तुओं में पाई जाती है। जैसा कि आप देखेंगे कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा क्या होता है कि अगर उस वस्तु को हम, अगर उस पर कोई बाहरी बल लगाते हैं, उस पर हम कोई दबाव बनाते हैं या उस पर हम कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस वस्तु के आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह बल हम हटाते हैं, वह वस्तु पुनः अपनी उसी पूर्व दशा में आ जाती है। तो वस्तु का यह गुण जो है क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होता है जो क्या बताता है, अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए ये आपका मार्कर है, तो ये देखेंगे कि ये प्रत्यास्थ है कि नहीं है, इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। इसको अगर हम दबाते हैं तो दबाएंगे क्या होगा कि ये नहीं दब रहा है। लेकिन अगर इसी प्रकार से अगर हम कोई रबड़ ले लें, उसको हम खींचें या दबाएं, तो आप देखेंगे कि उसके आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको हम छोड़ते हैं, मान लीजिए बाएं बल लगाए और छोड़े, तो तुरंत वो अपने स्थान पर जाकर अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो कुछ वस्तुओं में ही यह गुण पाया जाता है और यही गुण क्या कहलाता है बच्चों, प्रत्यास्थता है। तो अगर इसको लिखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन
अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का मतलब है कि प्रत्यास्थता क्या है, एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई वस्तु अपने अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। जैसे रबड़ है, रबड़ को हम बाह्य बल लगा के जब खींचते हैं तो तब तक खींचा रहता है जब तक उसको हम बाह्य बल लगाकर खींचे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो बल छोड़ते हैं, जैसे ही वह बल जीरो होता है, फिर से वह अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यह गुण जो रबड़ के अंदर जो यह गुण पाया जा रहा है वो क्या है, प्रत्यास्थता है। तो बहुत ही सिंपल है, अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध। कहने का मतलब कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु प्रत्यास्थ वस्तु है तो प्रत्यास्थ वस्तुओं को अगर हम खींचते हैं तो क्या होता है, उसमें तनता है, या उसकी अवस्था उसको हम दबाते हैं तो वो कंप्रेस होता है, वो संपीड्य होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है। लेकिन जैसे ही वह बल हम हटाते हैं वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि बाह्य बल यहाँ पर जोड़ना जरूरी है कि जिसके कारण वह वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जब उस पर, यहाँ पर ऐसा बढ़ा ले, जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। कहने का मतलब बाह्य बल लगाने पर अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है तो आप कह सकते हैं, और बाह्य बल हटाने पर फिर से अपनी अवस्था में वो आ जाता है पूर्व अवस्था में, तो आप कह सकते हैं कि वो वस्तु का वह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। और वह वस्तु क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ वस्तु की कहलाती है। तो वस्तु को हम प्रत्यास्थ वस्तु कहेंगे और उसका गुण जो है वो क्या कहलाएगा, प्रत्यास्थता। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। आप देखेंगे अपने प्रकृति में अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की आप वस्तुएं देखते हैं, उसमें कुछ वस्तुएं आपको मिलेंगी, जैसे रबड़ है, आपका एक स्टील है। अगर देखा जाए स्टील भी सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता का गुण स्टील में भी पाया जाता है। कई बार एग्जाम में भी पूछा गया, कंपटीशन में भी पूछा गया है कि रबड़ और स्टील में सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता का गुण किसमें पाया जाता है, और बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, रबड़ लिख के चले जाते हैं। लेकिन रबड़ से ज्यादा प्रत्यास्थ कौन वस्तु है, स्टील। सबसे ज्यादा अगर प्रत्यास्थता का गुण देखा जाए तो स्टील में पाया जाता है, क्योंकि ये अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध सबसे ज्यादा करता है। तो बात, ये पहला टॉपिक आपका हुआ प्रत्यास्थता। आशा करते हैं कि प्रत्यास्थता आपको समझ में आई होगी। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रत्यास्थता की सीमा, ये लिमिटेशन। प्रत्यास्थता की सीमा, यदि लिमिटेशन क्या है, इसकी सीमा क्या है, आप लोग एकदम ध्यान से मेरी बात सुने। जैसे कोई भी वस्तु है, मान लीजिए रबड़ है, उसको हम खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खींच रहे हैं, बाहरी बल लगा रहे हैं, बढ़ रहा है, लेकिन उसकी भी अपनी एक क्या है, क्षमता है, एक कैपेसिटी है कि वही स्थिति तक वो खींचेगा। अगर उसके बाद अगर आप खींचते हैं तो वो खींचना बंद हो जाएगा, अर्थात वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब बाह्य बल लगाने पर जहां तक कोई वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन करती है उसकी अपनी एक सीमा है। कहने का मतलब आप छोटे से रबड़ को आप 10 मीटर नहीं बना सकते, उसको अपनी एक सीमा है, अर्थात उस पर जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो वो अपने अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन जब वो बाह्य बल छोड़ते हैं फिर से अपनी वस्तु वो अपनी पूर्व दशा में आ जाती है। लेकिन प्रत्यास्थता की भी क्या होती है, एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, और वो क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा। प्रत्यास्थता की सीमा क्या है कि प्रत्यास्थता की सीमा ये बताती है कि तब तक प्रत्यास्थता की मतलब बाहरी बल की वह सीमा जब तक किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहे, अर्थात बाह्य बल, आप नोट कर सकते हैं, बाह्य बल की वह सीमा, बाह्य बल की वह सीमा जहां तक किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, बना रहे, क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। अर्थात जहां तक बाह्य बल लगाने पर जहां तक वो प्रत्यास्थता
उसकी बनी रहे, अर्थात उसमें खींचने का गुण बना रहे। उसके बाद अगर आप बाह्य बल लगाते हैं तो प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो आप कह सकते हो उसकी एक सीमा वहीं पर खत्म हो जाती है जहां पर प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। ये प्रत्यास्थता की सीमा हो गई। ये दो टॉपिक आप लोगों ने देखा कि प्रत्यास्थता क्या है, प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। और प्रत्यास्थता की सीमा क्या है? प्रत्यास्थता की सीमा ये कहलाती है कि जब तक उस पर हम बाह्य बल लगाते हैं किसी प्रत्यास्थ वस्तु में, तो तब तक लगाते हैं जब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि वो अपने अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध करने के साथ साथ वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, जिसका मतलब प्रत्यास्थता की सीमा उसकी खत्म हो गई है। तो ये प्रत्यास्थता की सीमा हो गई। इसके बाद आता है एक जो अगला टॉपिक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग अध्ययन करें। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है अगला जो टॉपिक है वो है प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं का विभाजन। प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं का विभाजन। ये यानी आप देखते हैं कि वस्तुएं आपके चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि प्रत्यास्थता के आधार पर अगर वस्तुओं का अगर वर्गीकरण करें तो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता के आधार पर हम वस्तुओं को कुछ निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे पहला है प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं पहला, ये आपका प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करें। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं, लेकिन सब में प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता है, यानी सब में खींचने का और अपने पूर्व अवस्था में आने का गुण नहीं पाया जाता है। कुछ ही वस्तुएं होती है जैसे रबड़ है, स्टील है, इन सब में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, क्योंकि जब इन पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो ये अपनी अवस्था में परिवर्तन कर देता है, अर्थात ये आकार इसका बदल जाता है। लेकिन जैसे ही इस पर बाह्य बल हम हटाते हैं वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो कुछ ही वस्तुएं हैं जो प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करती हैं और उन्हीं वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ वस्तुएं कही जाएंगी। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, जिन वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान होता है, आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे। जिन वस्तुओं में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान होता है उन्हें प्रत्यास्थ वस्तु कहा जाता है। प्रत्यास्थ वस्तु बहुत ही सिंपल, अर्थात जिसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाएगा उन्हें प्रत्यास्थ वस्तुएं कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रबर, स्टील आदि। आप देख सकते हैं कि ये कुछ वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन अब यहाँ पर मैंने दो ही एग्जाम्पल लिया, रबर है, स्टील है, इनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जब हम इन वस्तुओं पर बाहरी बल लगाते हैं तो इनका आकार बदल जाता है, लेकिन जैसे ही इन पर हम बाहरी बल खत्म करते हैं फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ वस्तुएं। इसके बाद दूसरे प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनको हम कहेंगे प्लास्टिक वस्तुएं। प्लास्टिक वस्तुएं ये दूसरे प्रकार की वस्तुएं जो है, कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो प्लास्टिक वस्तुएं कही जाती हैं। ये क्या है? प्लास्टिक वस्तु क्या कहलाती है, इसको कैसे हम बताएंगे प्लास्टिक वस्तुएं किसको कहेंगे? देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो वो क्या होता है, उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब हम बाह्य बल हटा देते हैं तो वो क्या होता है कि जब परिवर्तन एक बार हो गया तो वो फिर पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी, जैसे स्प्रिंग है, आप खींचते हैं, स्प्रिंग को जब आप खींचेंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो
अपने पूर्व स्थिति में नहीं आ पाती है, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक वस्तुएं कहेंगे। आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि जिन वस्तुओं में बाह्य बल लगाने पर अवस्था, ब्रैकेट में रूप भी लिख सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बाह्य बल हटा लेने पर, यानी बाह्य बल को अगर हम खत्म कर दें, हटा लेने पर वस्तुएं पूर्व दशा में नहीं लौटती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? प्लास्टिक। उन्हें प्लास्टिक, या एक इसका नया नाम है सुघट्य। याद रखिएगा, कभी कभी सुघट्य पूछ लेता है तो आप घबराइएगा नहीं। प्लास्टिक क्या होती है? सुघट्य वस्तुएं कही जाती हैं। सुघट्य वस्तुएं कही जाती हैं। अब आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग आप ले सकते हैं। स्प्रिंग को आप बाह्य बल लगाओगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब छोड़ते हो तो अपने पूर्व दशा में नहीं आ पाती है। और आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे आप सना हुआ आटे का एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे आटा है, आप उसको सान लीजिए, उसकी रोटी की जब रोटी बनता है तो आटा को पहले क्या किया जाता है? पहले साना जाता है। तो आटा जब सन गया तो अगर उस पर हम बाह्य बल लगाएंगे तो चिपटा हो जाएगा, या खींच लेंगे बढ़ जाएगा, लेकिन जब छोड़ेंगे तो वो उसी आकार का रहेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सना हुआ आटा। ये आप कह सकते हो कि ये प्लास्टिक वस्तुओं के अंतर्गत आता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्यास्थ वस्तुएं और प्लास्टिक वस्तुओं में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होती है कि बाह्य बल लगाने पर तो अवस्था बदल जाती है, लेकिन बाह्य बल हटाने पर फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। लेकिन प्लास्टिक वस्तुओं में क्या होता है कि प्लास्टिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो बाह्य बल लगाने पर अवस्था तो बदल जा रही है, लेकिन बाह्य बल हटा लेने पर उसकी अवस्था में फिर से पूर्व वाली अवस्था उसकी नहीं आ पाती है। इसके बाद आपका आता है तीसरा जो है वो दृढ़ वस्तुएं, रिजिड थिंग्स। दृढ़ वस्तुएं, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो उनकी अवस्था में परिवर्तन बिल्कुल होता ही नहीं। जैसे मान लीजिए अगर ये मार्कर है, इसको अगर हम दबाएं तो ये क्या होता है कि दबता नहीं। आप ईंट ले लीजिए, कोई ठोस वस्तु में जैसे आप ईंट ले लीजिए, उसको आप दबाइए, तो दबाएंगे तो क्या होता है? उसकी अवस्था में परिवर्तन होता ही नहीं है। तो जब अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तो पूर्व अवस्था में आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं जिन पर बाह्य बल का कोई प्रभाव अवस्था परिवर्तन में नहीं होता है, दृढ़ वस्तुएं कही जाती हैं। कहने का मतलब दृढ़ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप एग्जाम्पल में दे सकते हो, जैसे लकड़ी, ईंट आदि। मतलब ये ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर हम बाह्य बल लगाएंगे तो इनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम तीन प्रकार की वस्तुओं के बारे में पढ़े। प्रत्यास्थ वस्तुएं, जिनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, अर्थात जिनको हम बाह्य बल लगाते हैं तो उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब बाह्य बल हटा लेते हैं फिर से वस्तु अपनी पूर्व दशा में आ जाती है, जैसे रबर और स्टील।
प्लास्टिक वस्तुएं या सुघट्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन पर बाह्य बल लगाया जाता है, तो उनकी अवस्था तो बदल जाती है, लेकिन जब बाह्य बल हटाया जाता है तो अवस्था में उनका परिवर्तन पूर्व जो हुआ रहता है वही बना रहता है, वो वस्तुएं पूर्व की तरह नहीं हो पाती हैं। और इसमें एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जैसे सना हुआ, आटा हुआ, स्प्रिंग हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है दृढ़ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुएं वे होती हैं जिन पर बाह्य बल लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की टॉपिक हम लोग अध्ययन करें। चलिए, इसके बाद जो है, जैसा कि ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू तक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप लोग इस चैप्टर को अभी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल चीजों को मैं यहाँ पर अध्ययन कर रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। इसके बाद आपका आता है, ये तो हो गया प्रत्यास्थता के आधार पर। इसके बाद आता है विरूपक बल। ये विरूपक बल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। विरूपक बल, क्योंकि इस टॉपिक में आपको ये सारे टर्म्स मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन यहाँ पर करना बहुत जरूरी है। विरूपक बल, जैसा कि विरूपक बल होता क्या है, यह एक प्रकार का बल होता है। जैसे किसी वस्तु में अगर हम बल लगाएं और बल लगाने पर उस वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो उस बल को क्या कहेंगे, विरूपक बल। आप कह सकते हैं कि वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु के अवस्था में, आकार में परिवर्तन हो जाए उसे हम विरूपक बल कहेंगे। बहुत ही सिंपल है, वह बल जिसके कारण किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है उसे विरूपक बल कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, कहा जाता है। आपने देखा कि जैसे रबड़ है, रबड़ को अगर हम खींच रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं, तो उसके आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। तो अब यह बल क्या कहलाएगा, विरूपक बल कहलाएगा। किसी भी पदार्थ के, किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। आप ये कह सकते हो कि ये विरूपक बल एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु के आकार में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, परिवर्तन कर देता है, उसको हम विरूपक बल कहेंगे। जैसे आपने देखा, मान लीजिए एक गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, इसमें हम मान लीजिए हवा भर दिए, तो हवा क्या कर रहा है, एक प्रकार से बल लगा रहा है ना, इसमें पूरा फूला है गुब्बारा, ये इस प्रकार से पूरा गुब्बारा फूला हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जो बल इसके अवस्था में, पहले गुब्बारा कैसा था, इस तरीके का था, मान लीजिए इस तरीके का था, इसको हमने हवा भरा, हवा के द्वारा इसमें एक बल लगाए तो इसके आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, विरूपक बल है। विरूपक बल के द्वारा इसका आकार बदल गया। अब वेरी सिंपल, यहीं पर अगला जो टॉपिक है हमारा, प्रत्यानयन बल, भी यहाँ पर समझ लें, आसान होगा। प्रत्यानयन बल, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जोड़ के अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। विरूपक बल आपने देखा कि किसी भी वस्तु के आकार में क्या कर देता है, वो परिवर्तन कर देता है। लेकिन आप यहाँ पर जो अगला टॉपिक है प्रत्यानयन बल है, आप उसको देखें कि प्रत्यानयन बल बताया जाता है कि प्रत्यानयन एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विपरीत बल। आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पर एक बल लग रहा है, विरूपक बल लग रहा है, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है इस एकांक क्षेत्रफल पर, तो यहाँ से भी एक विपरीत बल भी लग रहा होगा अंदर की ओर। अर्थात विपरीत बल, एक बल तो उसको बाहर की ओर फुलाने में लगा है और एक बल क्या हो रहा है जो अंदर की ओर, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर इसी जगह एक बल तो इसको फुलाने में लगा है और इसी जगह एक बल क्या कर रहा है, इसको अंदर की ओर भी धकेल रहा है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले विरूपक बल के विपरीत लगने वाले बल को क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल। तो अर्थात यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एकांक, इसको मिटा देते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर विरूपक बल
के विपरीत लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि जो प्रत्यानयन बल है वो विरूपक बल का विपरीत होता है। जैसे किसी भी वस्तु पर आपने न्यूटन का तीसरा नियम भी पढ़ा होगा कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर बल लगाती है। तो ठीक सेम उसी प्रकार से कि जब हम किसी वस्तु को बाह्य बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन करते हैं वो तो विरूपक बल हो जाता है। लेकिन विरूपक बल के विपरीत भी वह वस्तु भी एक प्रकार का अंदर की ओर एक बल लगाती है। उसी बल को क्या कहेंगे? प्रत्यानयन बल कहेंगे। अर्थात प्रत्यानयन बल, आप इस पर फार्मूला भी आप कह सकते हैं। प्रत्यानयन बल ये होगा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है? प्रत्यानयन बल माने F/A। प्रत्यानयन बल जो होता है वो क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। अर्थात F/A ये जो बल है वो एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है और ये क्या है? क्षेत्रफल है। अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले विपरीत बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो आप ये दो टॉपिक अर्थात विरूपक बल और प्रत्यानयन बल के बारे में आपने देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक इस पार्ट में और बचा है, उसका भी अध्ययन यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, वो है सुघट्यता। जैसा कि अभी हमने आपको वस्तुओं के विभाजन में बताया था कि वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। तो सुघट्य वस्तुएं अर्थात जो प्लास्टिक वस्तुओं में जो हमने आपको बताया था कि सुघट्यता जो होती है, कभी कभी अलग से पूछ लेता है तो आप अलग से भी लिख लें सुघट्यता क्या होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर हम जब विरूपक बल लगाते हैं अर्थात बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब बाह्य बल को हटा लेते हैं तो वो आकार में उसका पूर्व की तरह वह वस्तु नहीं आ पाती है। तो ऐसी वस्तुओं को सुघट्य वस्तु और वस्तु के इस गुण को सुघट्यता कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जब वह वस्तु, ऐसा लिखें, वह वस्तु जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसकी आकृति बदल जाए, परंतु बाह्य बल हटाने पर वस्तु पूर्व दशा में यानी पूर्व दशा में वापस न लौटे तो ऐसी वस्तुएं सुघट्य वस्तुएं लिख लें। ऐसी वस्तुएं सुघट्य वस्तुएं तथा यह गुण है सुघट्यता कहलाती है, सुघट्यता कही जाती है। तो बहुत ही सिंपल है कि सुघट्यता का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु में हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार में आकृति में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन बाह्य बल हटा लेने पर वो वैसे का वैसे बना रहता है। तो ऐसी वस्तुएं सुघट्य वस्तुएं कहलाती हैं और वस्तु का वह गुण जो होता है वो सुघट्यता कहलाती है। तो आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, प्रत्यास्थता चैप्टर में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया पार्ट 1 में। इसके बाद हम लोग और भी आगे इसमें हुक का नियम भी हम लोग पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें हम इंपॉर्टेंट चीजों के साथ साथ वो छोटी छोटी चीजों का भी अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को बच्चों ये चैप्टर समझ में आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से छोटी छोटी बातों से शुरू करके हम बड़ी बड़ी बातों तक भी आप तक पहुँचेंगे और सारी बातें आपको समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।